जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, कौटिल्य चाणक्य। देखिए, आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित या उनसे हमारा एक प्रार्थना है कि अगर भारत में हमें आने वाले 100 साल, 200 साल या 1000 साल भारत को एक संगठित राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है या भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, तो पहले 3 ऐसी जटिल समस्याओं से भारत का निराकरण जरूरी है। और अगर ऐसी 3 समस्याओं का हम समाधान कर लेते हैं तो आने वाले समय में भारत की इंटरनली और एक्सटर्नली हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि हमारी जड़ों को कोई भी हिलाने की और किसी में भी इतनी कुवत नहीं होगी जो हमारी जड़ों और हमारी नींव को थोड़े से इधर से उधर या टस से मस भी कर सके या हिला सके। तो सबसे पहला जो है, जो इंटरनल कह सकते हो कि मैटर में एक्सटर्नली देश जो इंटरफेयर करती है वह माध्यम होता है एनजीओ। अभी ऐसी वैश्विक कई एक इंटरनेशनल एनजीओ होता है जो भारत में भी कार्यरत होता है और कई एक देशों में कार्यरत मतलब वो कार्य कर रहे होते हैं। मुख्यतः हुआ एनजीओ का काम जो है लोगों का भला करना, लोगों का उत्थान करना, गरीबों की मदद करना, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एनजीओ के माध्यम से भारत में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसे बरगलाया जाता है, भारत के अगेंस्ट उसे तैयार किया जाता है, उससे हिंसा करवाया जाता है और एक प्रकार से कह सकते हो कि भारत कह सकते हो विरोधी एजेंडे के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत सारे एनजीओ काम करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जितने भी इंटरनेशनल ऐसे एनजीओ हैं या भारत के भी जितने भी ऐसे एनजीओ हैं जिसे कि फॉरेन फंडिंग होती है, उस सारे के सारे फॉरेन फंड पर जो है सरकार प्रतिबंध लगा दे। हालांकि भारत सरकार के द्वारा और जो अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी अब फॉरेन फंडिंग आएगा वह दिल्ली के एक एसबीआई बैंक में ही आएगा और उसी के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हम कहते हैं कि भारत अब 1947 का भारत नहीं रहा। भारत में पर्याप्त बजट है, भारत सरकार के पास पर्याप्त उतनी फंडिंग है कि वो तमाम लोगों का उत्थान कर सके। भारत का जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छे रूप से कार्य कर रहा है। वन नेशन वन राशन के माध्यम से सभी को अब राशन उपलब्ध होते हैं बहुत ही सस्ते दामों में। तो अब ज़रूरत है कि ऐसे तमाम फॉरेन फंडिंग जो एनजीओ को मिलते हैं, अगर कोई भी फॉरेन फंड करना चाहता है, वो देश को अगर भारत को अगर ऊंचा उठाना चाहता है तो वो भारत सरकार के खाते में डाले, जिसको कि पार्लियामेंट के तहत बजट के माध्यम से जो है पूरे के पूरे गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसे विदेश के लोग, विदेशी लोग जो प्रोपेगेंडाधारी होते हैं, जो एजेंडाधारी होते हैं, जो भारत को इंटरनली कमज़ोर करना चाहते हैं, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो कभी भी भारत सरकार को फंड मुहैया नहीं करवाएगी। वो एनजीओ के माध्यम से ऐसे अप्रत्याशित रास्ते को चुनेगी जिससे कि भारत को, भारतीय लोगों को बरगलाकर भारत में कह सकते हो कि पूरे के पूरे हिंदुओं का ईसाई में कन्वर्ट करके, इस्लामिक लोग जो है इस्लाम में कन्वर्ट करके भारत को अंदर से कमज़ोर और खोखला बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम अगर कुछ करना चाहिए तो पूरे के पूरे इंटरनेशनल जो फंडिंग होती है, अब एनजीओ का तो फंड जो है प्रतिबंध कर देंगे। साथ साथ जो हवाला ट्रांजैक्शन होता है नेपाल के माध्यम, मॉरिशस के माध्यम या जहाँ से भी, जिस भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कह सकते हो भारत में पैसा, फेक करेंसी वगैरह जो है परोसा जाता है, ऐसे तमाम हवाला ट्रांजैक्शन पर भी अंकुश लगाना होगा। और वो जिस भी माध्यम से हो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो इस प्रकार की मैकेनिज्म, इस प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार को करना चाहिए। तमाम ऐसे एनजीओ की फंडिंग, जो विदेशी फंडिंग होती है, उसको उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फंडिंग बंद होगी, कन्वर्जन रुकेगा, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और प्रचार रुकेगा, और इंटरनल जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है इनके द्वारा, ये सब सारी की सारी चीज़ें जो है पूरी के पूरे तरीके से बंद हो जाएगी। पहला काम तो ये भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है दुनिया, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ठीक है, ये आपका चाइना तो स्वाभाविक से दुश्मन है, पाकिस्तान हो, ये सब आप पर डायरेक्ट अटैक तो नहीं करते, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि भारत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार हो। वो कभी नहीं चाहते कि भारत में सशक्त मोदी जी जैसा नेता हो, जो 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुका है और अगले चुनाव में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। तो वो लोग जो है डायरेक्ट तो अब आप पर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन एनजीओ के माध्यम से, हवाला ट्रांजैक्शन के माध्यम से भारत को अंदर ही अंदर कमज़ोर करना चाहते हैं, अंदर जो है खोखला करना चाहते हैं।
तो अब ज़रूरत है कि ऐसे तमाम जो है एनजीओ की फंडिंग पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऐसे इशू से। दूसरे ऐसे इशू है इमिग्रेशन और इलीगल जो लोग भारत में प्रवेश कर जाते हैं उस पर प्रतिबंध लगाना, या अगर कोई भी इलीगली आता है तो उसे भारत से डिपोर्ट करना, बाहर निकालना। जितने भी बांग्लादेशी हैं, जितने भी रोहिंग्यास हैं, सबको एनआरसी और सीएए लाके उसे लागू करके जो है भारत से उसे बाहर निकाल फेंके, क्योंकि ये लोग समाज में अराजकता पैदा करते हैं। ये लोग समाज में लूट चोरी खटोरी, आप देख लो भारत में जहाँ भी एक सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी का संख्या बढ़ता है, किसी एक ऐसे फुटपाथ पे आप कानपुर चले जाओ, लाल किला के पास चले जाओ, जहाँ भी फुटपाथ पे ये लोगों ने कब्जा बना रखा है। आपको मैं अनुभव के साथ, अपनी गारंटी के साथ जाके कहता हूँ कि आप बस वगैरह पे ट्रैवल करो, वहाँ मोबाइल चोरी की घटनाएं अधिक होती हैं। फिर जिस भी कॉलोनी में ये दिन को रेकी करते हैं वहाँ रात में जो है चोरियाँ की घटना अधिक बढ़ जाती हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ों पर अगर अंकुश लगाना है, अगर हमें समाज में शांति और समरसता, अगर एक व्यवस्था स्थापित करनी है, तो ऐसे तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत से निकाल फेंकना होगा। आने वाले समय में दिल्ली वगैरह का, जहांगीरपुरी वगैरह आप इलाका देखोगे तो पूरा का पूरा जो है कह सकते हैं कूड़ा चुनने वालों का एक साम्राज्य बिछा हुआ और कब्जा है। तो और दिल्ली दंगा वगैरह के इंसिडेंट को आपको मालूम ही होगा। मणिपुर में जो अभी घटनाएं घट रही हैं, तो जो पोरस बॉर्डर्स हैं, अभी देखो नेपाल से सीमा है, इधर आ जाती है 4-5 बच्चों के साथ, तो आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ये जो पोरस बॉर्डर्स हैं जिसमें कि बहुत आवाजाही आवागमन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इस पर हमें अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ ये लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एजेंसियाज हैं, उन्हें और सख्त करना चाहिए, उन्हें और स्ट्रेंथन करना चाहिए। और अगर कोई इलीगली आ भी जाए तो उन्हें भारत से तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो भारत 1947 में बटा था, आने वाले भविष्य भारत के लिए और खतरा उत्पन्न होगा, क्योंकि ये लोग जहाँ भी जनसंख्या इनकी 50% से अधिक हुई, वहाँ ये लोग अलग देश की मांग करने लगते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारत को अभी से ही सतर्क, सशक्त, सामर्थ्यवान हो जाना चाहिए। और तीसरा, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें एक सिलेबस या एक सब्जेक्ट सनातन धर्म का भी होना चाहिए, क्योंकि अब जो है मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। अक्सर जो है मंदिरों के माध्यम से ही गुरुकुल और पाठशाला चलाया जाया करते थे, वो सब सारी की सारी जो है चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं। सारे के सारे मंदिर का फंड और खजाना जो है सरकार के कंट्रोल में है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो हिंदू धर्म और संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज है, उसकी शिक्षा और दीक्षा देना सरकार का काम है, यह सरकार का दायित्व है। अब विद्यार्थियों को एक सब्जेक्ट के तौर पे भारत धर्म ग्रंथ के बारे में जिन्हें भी रुचि होगा वो पढ़ेगा। मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि उन पर थोपा जाए, आप एक ऑप्शन दीजिए, आप एक वैकल्पिक विषय के रूप में उसे आप विषय का जो है रूप दीजिए, ताकि बच्चे जो हैं, जो भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को उस अपने धर्म संस्कृति के और रीति रिवाज के बारे में बताना चाहें, क्योंकि हमारा इतिहास एक प्राचीन इतिहास है, हम एक प्राचीन सभ्यताओं वाले देश में से हैं, तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित रखना है। इतने साल की गुलामी के बाद भी अगर हम आज हिंदू रीति रिवाज और परंपरा को मानते आए हैं, आज भी हम गंगा आरती करते हैं, आज भी हम अयोध्या में पुनः राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आज भी इतने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में धर्म ग्रंथों को जलाए जाने के बाद भी हमारे पास विश्व की सबसे अधिक वेद, ऋचाएँ, उपवेद, कह सकते हो वेदांत, इतने धर्म ग्रंथ सब भी अगर है तो वह गुरु परंपरा से ही एक दूसरे के से कह सकते हो एक पीढ़ी से दूसरे की पीढ़ी में गई है। तो अब वो धीरे धीरे जो है संकटग्रस्त दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप जो है आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को अपने धर्म और रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे तो भारत तो रहेगा, लेकिन इससे भारतीयता नष्ट हो जाएगी। यह हिंदुस्तान तो रहेगा, लेकिन इसमें जो हिंदुइज्म है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि तमाम
स्कूल में, तमाम पाठशालाओं में जो है कह सकते हो कि ऐसे जो है भारत संस्कृति और धर्म के बारे में बताना चाहिए। और ये जो सेकुलरिज्म का शब्द है ना, जो 42nd अमेंडमेंट के जरिए आपातकाल में इसे डाला गया था, इस शब्द को ही हटा दो, इराडिकेट कर दो, क्योंकि भारत का जो मूल संविधान था वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था। वी आर नॉट सेकुलर बाय द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। सो इरेज दिस द वर्ड सो कॉल्ड सेकुलरिज्म एंड मेक इंडिया अ हिंदू राष्ट्र। जय हिंद।